नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास पेशकश में जिसमें आज हम मुंबई के रियल एस्टेट की चर्चा करेंगे, जहां प्रॉपर्टी का बाजार काफ़ी गर्म है और ये पिछले 2-3 सालों से सिलसिला लगातार चल रहा है। चाहे न्यू लॉन्चेस के नंबर देखिए आप, या सेल्स फिगर देखिए, रजिस्ट्रेशन के नंबर देखिए, सबसे ऐसा लगता है कि मुंबई की प्रॉपर्टी बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है और भारत का सबसे महंगा बाज़ार भी है, क्योंकि यहाँ का एवरेज टिकट साइज़ देश के किसी भी शहर के टिकट साइज़ से कम हमारे ख्याल में दुगना तो होगा ही होगा। तो इस तरीके का बाज़ार है और इतनी ज़बरदस्त तेज़ी है। जो लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा दिखता है उसमें भी दिखाई पड़ता है कि मंथ ऑन मंथ भी 3% की ग्रोथ और साल दर साल 11% की ग्रोथ है। लेकिन इसके अंदर जाके देखने की ज़रूरत है कि किस तरीके की प्रॉपर्टी ज़्यादा बिक्री हो रही है, टिकट साइज़ क्या है, ट्रेंड क्या बनता हुआ दिख रहा है और ये ग्रोथ क्या वाकई आगे जाते हुए सस्टेनेबल रहेगी या फिर आगे थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, क्योंकि ब्याज दरों का बढ़ने का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसी पे आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका नाम है गुलाम ज़िया और जो नाइट फ्रैंक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। गुलाम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। ये जो हमने विषय सोचा, क्योंकि इस समय कई सारी रिपोर्ट्स आई हैं रियल एस्टेट पे और आपकी भी एक रिपोर्ट है और बड़ा हॉट मार्केट है हमारा मुंबई का, तो क्या इस समय तस्वीर बनती दिख रही है आपको मुंबई रियल एस्टेट की? पहली चीज तो ये है कि जो पिछले, जैसा आपने बताया कि पिछले कुछ सालों से रियल एस्टेट की सिचुएशन काफी सुधरी है, वरना उनसे पहले के तकरीबन 7-8 साल तक लगातार गिरावट के बाद जो पिछले कुछ वक्तों में जो इम्प्रूवमेंट आया है, ये काफी गजबनाक कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में ऐसी नहीं देखी गई है। मंथ ऑन मंथ बेहतरीन परफॉर्मेंस बना हुआ है। और उस दौरान जब इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की बात शुरू हुई, होम लोन इंटरेस्ट के दरों में जब इजाफा होने लगा, लगातार 6 या 7 इजाफों के बावजूद ये परफॉर्मेंस इसी तरह बनी हुई है। काफी सारे इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी तकरीबन पिछले 3-4 महीनों से कि ये जो होम लोन की दरों में जो इस तरह इजाफा हो रहा है, ये खरीदार की बैकबोन शायद बहुत अफेक्ट करेगा, तोड़ तो शायद ना दे, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ हम देख रहे हैं हर महीने, ट्रांजैक्शन नंबर्स पिछले 10 सालों से बेहतरीन वाले नंबर आज आ रहे हैं। फरवरी का नंबर भी इसी प्रकार काफी अच्छा बना हुआ है। और इसमें जो एक चीज जो देखने लायक है कि जो लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे बिके हैं। पिछले बार जो तकरीबन सालों से ये चला आ रहा है कि जो ओवरऑल अपार्टमेंट बिकते हैं उसके 2-3% जो है वो लग्जरी अपार्टमेंट होते हैं। लग्जरी से मेरी मुराद है 10 करोड़ के ऊपर के अपार्टमेंट। इस महीने में, फरवरी के महीने में तकरीबन 10% मकान, 9.5 से 10% मकान इस शैली में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं कि जहां सुपर लग्जरी का डिमांड इस कदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये ओवरऑल ये ब्यौरा मुझे लगा आप लोगों के सामने शायद रखना मुनासिब हो। गुलाम सर, ये बताइए कि अब जो हमको नंबर सामने देखने को मिल रहे हैं उसमें अगर थोड़ी सी और अंदर डिटेल में जाए तो क्या जो छोटे टिकट साइज़ के फ्लैट्स हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, या बहुत मॉडरेट जाऊं मैं तो 4 करोड़, इससे ज़्यादा फिर छोटे टिकट साइज़ कहना ठीक नहीं होगा, ये वाले फ्लैट्स क्या नंबर में कम बिक रहे हैं और महंगे वाले, जैसे आपने कहा कि 10% ज़्यादा बिकते हैं, इसलिए जो हमको कलेक्शन दिखता है वो बहुत बड़ा दिखता है फिगर में, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर जाके देखें तो नंबर ऑफ फ्लैट्स उतने नहीं होंगे शायद? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने जी। जो सुपर लग्जरी अपार्टमेंट्स है वो मिकदार में, नंबर में बहुत कम है, लेकिन चूंकि उनकी वैल्यू इतनी ज्यादा है तो वो उभर के दिखाई देते हैं। और उसी के कारण जो जो स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट का रेवेन्यू है वो भी इस बार तकरीबन 10 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पिछले महीने के बनिस्बत तकरीबन 60% ज्यादा कलेक्शन रेवेन्यू जमा हुआ है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन वो सुपर लग्जरी, आपका सवाल इस समय जो मिड से लो एंड की बात चल रही है, बिल्कुल सही कहा आपने कि पिछले कुछ वक्तों में लो एंड वाला जो मार्केट है वो काफी अफेक्ट हुआ है। वहां पर ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं और ये चीज इस वजह से भी है कि अगर आप कंपेयर करें सुपर एंड हाई एंड लग्जरी से जो लो एंड मार्केट को, जो लो एंड मार्केट है वो होम लोन के दरों पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है। हाई एंड मार्केट, जो लोग 30-40 करोड़ के या 50 करोड़ के अपार्टमेंट खरीद रहे हैं, उनको होम लोन से इतना ज्यादा लगाव नहीं होता, क्योंकि वो अपने सेविंग से या कारोबार के आए हुए जो मुनाफे है उससे वो अपार्टमेंट खरीद रहे हैं। लेकिन जो लो एंड, मिड टू लो एंड मार्केट है वो बहुत ज्यादा होम लोन के इंटरेस्ट रेट के कारण अफेक्ट होती है, उस पर बहुत असर पड़ता है और वो असर बिल्कुल साफ तौर से दिख रहा है। पिछले
साल भर के पहले की अगर हम बात करें, अंदाजन 50% के आसपास जो मकान थे वो लो एंड वाले होते थे, वो श्रिंक होके अभी वो तकरीबन 32-33% रह गए हैं। कहने की मुराद का मतलब ये है कि जो आधा हिस्सा जो अफोर्डेबल हाउसिंग का हुआ करता था वो श्रिंक होके 1/3 रह गया है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जो अफोर्डेबल और लो एंड मार्केट है वहां पर जो होम लोन के दरों के कारण जो मार पड़ी है वो सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि लॉपसाइडेड एक तरफा या एक बायस्ड रनअप है, जो कि कुछ खास तरीके के बड़े टिकट साइज के 10 करोड़ या उससे ऊपर के मकानों की वजह से ये हमें बड़ा वॉल्यूम दिखता है। क्या आप ये मानते हैं कि मार्केट इस समय ज़्यादा हॉट हो गया है और ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं कहा जाएगा रियल एस्टेट मार्केट के लिए? मैं शायद इस समय तुरंत इस नतीजे पर नहीं पहुंचूंगा जिसकी आप बात कर रहे हैं। उसकी वजह यूं है कि आज से तकरीबन 7-8 साल पहले जब मार्केट की गिरावट शुरू हुई थी 2016, 15-16 के आसपास, उससे पहले हर साल जिस किस्म के ट्रांजैक्शन वॉल्यूम देखे जाते थे उन वॉल्यूम पे हम आज पहुंचे हैं। मैं बात कर रहा हूं मिकदार की, कितने मकान बिका करते थे, उस स्टेज पर आज हम पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ उन दिनों जो प्राइस राइज जिस हिसाब की अनअफोर्डेबल मकान बिकते थे वो अब नहीं है। आज काफी हद तक अफोर्डेबल मकान है और ये जो चीज है वो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि चूंकि आज भी अफोर्डेबिलिटी बरकरार है, इस कारण से शायद आज जो सीरियस बायर हैं जो अपने खुद के इस्तेमाल के लिए, सेल्फ यूज के लिए मकान खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए अफोर्डेबिलिटी बरकरार है। इन्वेस्टर जो निवेशक हैं उनके लिए आज मार्केट में इतना दम नहीं है क्योंकि भाव बढ़ते हुए आज भी नहीं दिख रहे। तो यही एक वजह है जिसके कारण मैं आप जो कह रहे हैं उससे थोड़ा सा मैं डिफर करना चाहूंगा। मुख्तलिफ हमारा इस पर व्यू है और वो यूं कि मार्केट ज्यादा हॉट नहीं हुई है, आज भी शायद अगले साल 2 साल तक मार्केट इसी रूप में बरकरार रह पाएगी। ओके, तो आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2002 से 2008-9 तक जो बुलरन था मार्केट का, जहाँ पे 10x तक प्राइस हुए थे, फिर 9-10 से लेकर के मेरे ख्याल में अभी पिछले 2-3 साल पहले तक एक प्लेटो था, टाइम करेक्शन लिया मार्केट ने। तो आप ये कह रहे हैं कि वो सिचुएशन अभी नहीं है, अभी उस लिहाज से प्राइस नहीं बढ़े हैं, ये कह रहे हैं आप सर? बिल्कुल सही कहा नीरज जी, आपने बिल्कुल पते की बात कही है। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा था कि जो भाव आज अफोर्डेबल है, क्योंकि पिछले जो 6-7 साल लगातार कई जगह पर भाव में गिरावटें आई हैं और अगर आज भी अगर आप 4-5% जो इस समय जो मकानों के भाव बढ़ रहे हैं वो अगर हम इन्फ्लेशन को भी नजर में रखें तो नेगेटिव ही ग्रोथ हो रही है और इस कारण इन्वेस्टर, निवेशक इस मार्केट में अब तक नहीं कूदे हैं। और वही एक मामला है जिसके कारण चूंकि डिमांड इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं है, सिर्फ एंड यूजर खरीद रहे हैं, तो मार्केट में आज भी काफी हद तक एक सेंसिबिलिटी बरकरार है। और यही एक कारण है जिसके लिए दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि शायद मार्केट ओवरहीट अब तक नहीं हुई है, शायद साल 2 साल में मामला बदल सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। इन्वेस्टर तो लौटा ही नहीं अभी तक और वो इतना 2010-12 के आसपास इतने उसने हाथ जलाए कि उसकी हिम्मत शायद थोड़े समय बाद पड़ेगी। एक चीज़ ये बताइए सर, जिसको हम लोग मुंबई में टाउन कहते हैं, यानी पुराना वाला इलाका मुंबई का, वहाँ पे मैसिव लॉन्चेस हो रहे हैं। जिस गली में जाइए वहीं 2-4 टावर आपको लॉन्च होते हुए दिख रहे हैं। क्या ये एक सिनेरियो में समझूं कि लॉन्चेस कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो रहे हैं और महंगे हो रहे हैं, क्योंकि टाउन साइड में टिकट साइज 4-5 करोड़ 6 करोड़ का आराम से हो जाता है, ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और यही चीज अगर हम दोबारा पास्ट की तरफ जाएं, जो आपने बताया था 2009-10 के आसपास, इसी तरह का एक समय बंधना शुरू हुआ था कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट में आने लगी थी। और बिल्कुल आपने सही कहा, जो साउथ मुंबई या टाउन कह लें, इस इलाके में पिछले कुछ वक्तों में, पिछले साल भर में बहुत ज्यादा लॉन्चेस हुई हैं। लेकिन उन्हीं लॉन्चेस के सामने चूंकि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए अब तक की चिंता की कोई बात दिख नहीं रही है। और ये टिपिकल होता है ना, वो हर्ड मेंटालिटी जिसे कहते हैं, भेड़ चाल, कि जैसे ही मकान नए बनने लगे हर किसी को यही लगा कि लग्जरी मार्केट सुधर रही है और शायद अगले चंद महीनों में वो वक्त आ जाए कि ओवरहीटेड हो जाए, ओवर सप्लाई के कारण, नए मकानात के बहुत ज्यादा मिकदार मार्केट में आने के कारण शायद वो समा दोबारा बंधने लगे, जो आज से 9-10 साल पहले जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो शायद दोबारा हमारे सामने आए। और उसकी चिंता तो बिल्कुल बरकरार है। हाँ, ये सवाल मेरे दिमाग में इसलिए बार बार आता है कि जो अगर टाउन का मतलब, या जो साउथ मुंबई कहते हैं लोग कि दादर से लेकर के चर्च गेट या वीटी तक आप समझें, या इस पर थोड़ा सा बैंड्रा भी उसी रेंज में आ जाता है क्योंकि इतनी महंगाई वहाँ पे भी है।
ऐसा लगता है कि आपको कि सप्लाई बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है? देखिए सर, इसको मैं इस लिहाज से समझना चाहता हूँ कि एक टावर लॉन्च किया गया जिसमें 300 फ्लैट हैं और सब महंगे वाले हैं, तो उसमें आधी बुकिंग हो जाती है, उसके बाद ऐसा लगता है कि सब हंकी डोरी है। लेकिन अभी रेरा आने के बाद उस प्रोजेक्ट का पैसा उसी में लगेगा। तो बहुत सारी क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि अनसोल्ड फ्लैट रह जाएं और जिसका फिर बिल्डर को झेलना पड़े? और ये आप आज हमको नहीं लग रहा है, लेकिन हो सकता है 1-2 साल बाद लगे, क्योंकि कई बिल्डर ये बात अब मतलब जोर शोर से कहने लगे कि भाई साहब ये ब्याज दरें इतनी जो बढ़ रही हैं, ये अब मुश्किल पैदा करेंगी। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो इस समय का समयबद्धता अब दिख रहा है कि जो काफी सारे न्यू इन्वेंटरीज आ रही हैं बाजार में, नए मकान, नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं, इसके कारण आगे चल के ये मसला हो सकता है। देखिए, टिपिकली जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है उसका अंदाजन 2 से 2.5 साल के दरमियान ये मकान उम्मूमन बिका करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मकान जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ता है, अगले अगले स्लैब बढ़ते हैं, लोग आगे आते हैं और मकान खरीदते हैं, ये चीज कुछ वक्त तो जरूर लेती है। अब अगर कोई नया लॉन्च हो रहा है जहां पर 25-30% मकान आज बिक जाते हैं, लेकिन जो बाकी की इन्वेंट्री है, जो बाकी के मकान है, उनको बिकने में धीमे धीमे अगर रफ्तार में मध्यम होती हुई दिखाई देती है, बेचने की रफ्तार मध्यम होती दिखती है, तो आगे चल के ये मसला डेवलपर के लिए बन सकता है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक अगर सारे मकान ना बिके और उसके बाद रेडी इन्वेंट्री उनके स्टॉक में पड़ी रहे, तो वो एक काफी तकलीफदेह बात हो जाती है और उस समय मार्केट टर्न अराउंड मुकम्मल होता हुआ दिखाई देता है कि अब वक्त आ गया है कि मार्केट अब गिरना शुरू हो। लेकिन चूंकि अभी इट इज अ बिट टू सून, मतलब अब इतना जल्दी तो शायद हम उस नतीजे पर ना पहुंचे कि अब शायद शुरुआत हो रही है। अगले चंद महीनों में अगर उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ सेल, बिक्री की मिकदार भी उसी तरह बनी रहे, तो शायद वो मसला इतनी जल्दी ना आए, उसे कुछ समय लगे। लेकिन अगर इसी प्रकार डिमांड सप्लाई डायनेमिक्स बनी रहे, जब बहुत नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहे, तो शायद चंद क्वार्टर, शायद 6-8 महीने बाद उस सिचुएशन पे नजर डालना जरूरी हो जाएगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल गुलाम साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लौट के आगे फिर इसके आगे की कहानी हम लोग करेंगे। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि लोअर परल में एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो 72-74 फ्लोर का बना और उसमें 40-45 फ्लोर बिकने के बाद अब वो विज्ञापन देने पड़ रहे हैं कि 50 से ऊपर के फ्लोर 17, 18, 20 करोड़ में आप खरीदिए। तो ये चूंकि वो प्रोजेक्ट भी बहुत पुराना और बहुत लंबे समय से, तो मुझे लगा कि शायद ये समस्या पहले भांप लेनी चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी समस्या आ सकती है किसी किसी प्रोजेक्ट में। छोटा सा एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जी कंटिन्यू करें। जो पुरानी इन्वेंट्री है ना, जो पुराने मकान है जो तैयार रखे हुए हैं, हाँ। वहां पर काफी हद तक जो निवेशक या खरीदार हैं जो अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, हाँ। वो उन प्रोजेक्ट्स जो काफी अरसे से किसी न किसी कारणवश अटके पड़े हैं, उनमें अपने पैसे डालने से उमूमन घबराते हैं। उसके बनिस्बत अगर कोई अच्छा ब्रांड, कोई अच्छा डेवलपर, रिलायबल डेवलपर, कॉर्पोरेट डेवलपर नया सामान तैयार कर रहा है, वहां पर बिल्कुल अच्छा माल बिकता है। लेकिन जितनी पुरानी इन्वेंट्री है जो अटकी पड़ी हुई है, बन के तैयार है, वहां पर वेलोसिटी ऑफ सेल इतनी बनती हुई नहीं दिख रही है आज भी, और ये चिंता का विषय जरूर है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक, इसके बाद एक बातचीत ये भी होनी चाहिए कि मुंबई में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, आने वाले 2-4 सालों में सब दिखने लगेगा, क्या उसकी वजह से प्राइस इक्वलाइजेशन की कोई संभावना बनती है क्या? जो अभी बड़ा वेरिएशन है मुंबई में कि अगर आप टाउन सोबो साइड में जाएंगे तो बहुत महंगे हैं, सबर में जाएंगे तो आधे में, तो क्या ये इक्वलाइजेशन होगा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट अगले 1-2 सालों में कामयाब हो जाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपको, और आज बातचीत हो रही है मुंबई रियल एस्टेट के बारे में जो काफ़ी इस वक्त गर्म दिख रहा है। और हमको ये समझना है तो गुलाम सर से बेटर कौन हो सकता है जो बड़ी पैनी नज़र रखे हुए हैं और लंबे समय से तमाम बैक्ड बाई डेटा। गुलाम जी से एक बड़ा सवाल ये है कि मुंबई में जिस तरह से अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे ट्रांस हार्बर लिंक बन रहा है, कोस्टल रोड बन रही है, बहुत सारी मेट्रोज़ हैं जो अगले 2-3 सालों में बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड होंगी और ऑनलाइन यूज़र के लिए अवेलेबल होंगी। क्या ऐसे में आपको लगता है कि प्राइस में थोड़ा सा प्रेशर आएगा जो अभी बहुत ज़्यादा है और इक्वलाइज होगा? अदर आप ये कहिए कि अलग अलग इलाकों के जो बहुत अप्स एंड डाउन्स प्राइसेस हैं वो थोड़ा इक्वलाइज होते हुए दिखेंगे, इस वजह से भी बिल्डर जल्दी जल्दी बेचे ले रहे हैं कि अभी बेच लो, बाद में तो शायद प्राइस प्रेशर है, ऐसा लगता है आपको? ये जो दूसरा पहलू आपने कहा उसके मैं बाद में नजर डालूंगा, लेकिन पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का जो संबंध है वो बहुत गहरा है। अगर हम इसको थोड़ा सा विस्तार में अगर इस पर डिस्कशन आप मुझे अगर इजाजत दें, तो मैं आपके सामने कुछ 2-1 केसेस रख
चाहूंगा। एक 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 अहमदाबाद है, दूसरा हैदराबाद है। ये दो शहर ऐसे हैं जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फ्यूचर के लिए तैयार हुआ कि वहां पर प्रॉपर्टी प्राइसेस कभी बढ़ ही नहीं पाए। और दूसरी तरफ अगर आप मुंबई और दिल्ली की भी तुलना कर लें, दिल्ली में पिछले तकरीबन 8-10 सालों में इतने सारे मेट्रो तैयार हुए हैं, सुपर एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाई स्पीड रेल तैयार है मीरठ दिल्ली के दरमियान। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिन्होंने दिल्ली जैसे शहर को भी एक तरह से रियल एस्टेट के प्राइसेस को उभरने से बांध रखा है। मुंबई एक वाहिद शहर है। सबसे पहले तो ज्योग्राफिकली इसके साथ मसला है कि ये एक आइलैंड सिटी है, मतलब पानी से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत फ्रीली बनना थोड़ा कठिन है। लेकिन इसके बावजूद जो हमने पिछले कई दहाइयों से, पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर कर रखा है, मेरे विचार में यही एक अकेला कारण है जिसकी वजह से ये जो रियल एस्टेट प्राइसेस आज यहाँ खड़े हैं। अगर आप इसी चीज को यूं देख लें कि मुंबई में हम 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी को हाई एंड मानते हैं, वही दिल्ली चले जाइए आपको 35,000 ऊपर के ऊपर कोई रेट नहीं दिखाई देगा। बेंगलोर चले जाइए 25,000 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर रेट नहीं दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि उन शहरों में लोग कम वेल्थ बना रहे हैं या उतनी वेल्थ नहीं बना रहे जितनी मुंबई में है। वेल्थ क्रिएशन मुंबई में भी उतनी है जितनी दिल्ली में, शायद उससे ज्यादा हो, लेकिन उसके बावजूद रियल एस्टेट के दाम एक एक लेवल तक बंधे हुए हैं। मुंबई में दामों के बढ़ने का वाहिद कारण यही था कि रियल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के कारण जो दूर दराज के इलाके हैं उसको शहर से मुकम्मल तौर पे कनेक्ट करने में जो सुविधा होगी, इसकी वजह से रियल एस्टेट के प्राइस पर असर तो बिल्कुल पड़ना है। इक्वलाइजेशन तो डेफिनेटली होना है। वही सुपर लग्जरी अपार्टमेंट अगर मैंने मान लिया, अगर मैं अलीबाग की तरफ जाता हूं जो आज राइट नाउ सुपर लग्जरी देखा जाता है, लेकिन जैसे ही ट्रांस हार्बर लिंक तैयार होगा और एक ब्रिज, करंजे ब्रिज बन रहा है, वो बन जाएगा, तो आप बाय रोड अलीबाग शायद 1.25 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो क्या वजह है कि आप अलीबाग में जाकर एक बेहतरीन बंगला लेके क्यों ना रहे। और वही एक चीज है जो फिर धीमे धीमे आगे चल के रियल एस्टेट के प्राइसेस पर असर जरूर डालेगी। और हमारा ये एनालिसिस कहता है कि जैसे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बनने के बाद रियल एस्टेट के प्राइसेस में प्रेशर तो बिल्कुल बनेगा। हो सकता है कि कई जगहों पर आप भाव दाम गिरते हुए जरूर देखेंगे। गुलाम सर, ये मतलब ये बातें कोई बताता नहीं जनरली, ये तो हम लोगों को पूछनी पड़ती है कि ये जो तस्वीर बदल रही ना, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि दिल्ली और हैदराबाद या बेंगलुरु में भी उतनी वेल्थ लोग क्रिएट कर रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में कुछ बराबर हो गया सब कुछ, तो लेकिन वहाँ पे चूंकि एक्सपैंड बहुत हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तो उसकी वजह से दाम उतने बढ़े नहीं। अब मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि क्या मुंबई के इलाके में अभी भी आपको लगता है कि कुछ जगहों पे अफोर्डेबल प्राइसेस हैं जहाँ पे एंड यूजर भी या समटाइम्स किसी इन्वेस्टर को भी मन करे तो वो देख सकता है? बिल्कुल है। और इस चीज का डायरेक्ट संबंध जो है वो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर से है। जैसे अगर हम मान लें इलाके जैसे वसई विरार वाला इलाका हुआ, या डोंबिवली, थाने डोंबिवली के दरमियान का इलाका हुआ, या पनवेल, ये फिल वक्त आपको बहुत दूर दराज में दिखाई देते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। पर जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, मेट्रो ऑलरेडी मीरा रोड है, एंटर करने वाली है वसई विरार में कुछ समय बाद। दूसरी तरफ डोंबिवली की तरफ भी भिवंडी मेट्रो ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब आ रही है। तीसरी तरफ नवी मुंबई की मेट्रो भी ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन किसी कारणवश थोड़ा डिले हो रहा है। जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, वो सारे दूर दराज के इलाके बेहतरीन तौर से शहर के साथ बंध जाएंगे। और उस कारण वहां पर दाम आज भी कम है क्योंकि डायरेक्ट अब तक कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन इलाकों में अफोर्डेबल हाउसिंग बहुत है। कई सारे इवन प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भी काफी सारे प्रोजेक्ट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये लोकेशंस है जहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो लोग सुपर लग्जरी मुंबई की प्रॉपर्टीज नहीं झेल पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कई सारी लोकेशंस है जहां पर आज आप खरीद सकते हो। और अगले 2-3 साल में ये सारा समय यूं बदलेगा कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपने जो मकान खरीदा था वो अचानक शहर के दरमियान कैसे चलाया, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। और यही चीज जो हम पिछले 25 साल से रियल एस्टेट बेची जाती है, हर डेवलपर यही कहता है कि नया रोड बन रहा है तो भाव बढ़ेगा वगैरह, आज ये पहली बार हमारी नजरों के सामने मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है। तो ये वो वक्त है कि जहां आज आपको डेवलपर से ज्यादा जो कुछ आसपास जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्टिविटीज हो रही हैं उनको देखते हुए आपको कन्विक्शन, आपको भरोसा, वो इत्मीनान होना चाहिए कि आप जो मकान खरीद रहे हो फिर वक्त अफोर्डेबल है और चंद वक्तों के बाद वो बिल्कुल शहर का एक हिस्सा बन जाएगा। तो अब वो ये भी नहीं कहेंगे कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, ऐसा भविष्य की तस्वीर बनेगी तो बहुत दाम बढ़ेंगे। अब वो कहेंगे नॉर्मल रहेंगे तो आप ले लीजिए दाम। गुलाम सर,
सॉरी, आपने मुझसे सवाल किया। हाँ, अब बिल्डर ये नहीं कहेगा कि यहाँ भविष्य में ऐसा हो जाएगा तो अभी ले लो, नहीं तो 4 गुना दाम हो जाएगा। अब कहेगा नहीं, वो भी बनेगा और दाम ऐसे ही रहेंगे, नॉर्मली बिल्कुल रहेंगे। सही कहा। ऐसे ऐसे फॉर एग्जांपल एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वसई विरार के इलाके में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। यस। और मेरा मानना है कि इस किस्म के और प्रोजेक्ट जो हैं वो अफोर्डेबिलिटी को बरकरार रखेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल होने के बाद जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके खुशियों का कोई ठिकाना ना होगा। बिल्कुल। और मेरी जानकारी के हिसाब से भी विरार मुंबई साइड में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने की तैयारी है जो पीएम स्कीम का होगा। और जो ये चर्चा का मकसद ये था कि इस समय क्या प्रॉपर्टी के प्राइसेस ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गए हैं, उसका जवाब हमने लिया गुलाम सर से। और दूसरा ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे दिख रही होने वाली, कि प्राइस में एक इक्वलाइजेशन होगा। जो अभी आप 1 लाख रुपये स्क्वायर फीट और थोड़ा 15 किलोमीटर आगे सबर्ब में गए तो वहाँ पे 25,000 रुपये स्क्वायर फीट, ये इतना डिफरेंस जो है ये कम होगा। तो और आपके लिए कम्यूटिंग अगर ईजी हो गई तो फिर ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अंधेरी में मलाड में रहते हैं या लोअर परेल में रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना एनालिसिस और एनलाइट करने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया।